चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगेन, ये जो मैं आपको कराने वाला हूँ दिस इज बिलोंगिंग टू ओनली ट्वेल्थ लेवल सिलेबस। ठीक है, ये ट्वेल्थ के सिलेबस के लिए ही हम पढ़ेंगे, जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बेटा कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट को लेके चेंजेस भी हैं, बट अगेन एनसीईआरटी की बुक में जो ट्वेल्थ के लिए एप्लीकेबल है उसमें बेटा पुरानी वाली जो न्यू लिमिट आई थी वही है। ठीक है, चेंज वाली लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूंगा बट स्टिल इट्स अ स्मॉल थिंग, राइट। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि बेसिक सिचुएशन क्या है। देखिए ध्यान सुनिएगा प्लीज। मान लीजिए एक पर्सन है, मिस्टर, या यू कैन से डायरेक्टली यू कैन से कंज्यूमर, राइट। जो कंज्यूमर है बेटा वो गुड्स परचेज करता है, बाय गुड्स फ्रॉम अ प्रोड्यूसर या सेलर या वट एवर यू सेट। ठीक है, हम यहाँ पे एक सेलर कोड कर देते हैं। ओके, या फिर ये व्यक्ति अवेल करता है सर्विसेज, ओके, फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। देयर इज अ टू कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सर, एक पर्सन है कंज्यूमर जो जनरली गुड्स परचेज करता है, बाय करता है किसी सेलर से, किसी प्रोड्यूसर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, राइट। वो आगे आगे हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, या जो प्रोडक्ट सेलर है उसका मतलब क्या है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर डेफिनेशन में, वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो गुड्स को बाय करता है किसी सेलर से और सर्विस अवेल करता है किसी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से। सो यहाँ पर पॉइंट आता है सर, कंज्यूमर जो पैसे खर्च कर रहा है और पर्टिकुलर गुड्स परचेज कर रहा है, मे बी, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा हो, बट मे बी कि सर यहाँ पे कंज्यूमर के साथ देयर मस्ट बी सम फ्रॉड, कुछ फ्रॉड हो जाए या कुछ इंजुरी हो जाए इस पर्टिकुलर गुड से जो उसको यूज कर रहा है, परचेस कर रहा है, राइट। यानी कि जब ये कोई पैसे खर्च कर रहा है किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस के ऊपर, उस गुड्स को यूज करके बेटा इसको डैमेजेस हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, या इसके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीजों से या इससे कुछ प्राइस हाइक में चार्ज की जा सकती है, राइट। कंज्यूमर से अगर आप प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। सो अल्टीमेटली सर, इन होने वाली समस्याओं से एक तरीके से हम इसे बोलेंगे देयर इज अ प्रॉब्लम। आगे चल के हम इसको अगेन बेटा काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है कंज्यूमर को। तो इन सब समस्याओं से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, कंज्यूमर मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, दीज डेफिशिएंसीज एक्सेट्रा। तो सर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने दो तरह की सिचुएशन बताई। पहला, डायरेक्ट प्रोटेक्शन, कंज्यूमर की डायरेक्ट प्रोटेक्शन करने का सिचुएशन, और एक होता है कंज्यूमर को इनडायरेक्ट तरीके से प्रोटेक्ट करना, इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, एक तो हम डायरेक्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं बेटा कंज्यूमर की, और एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोटेक्शन करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, और एक एक्ट बनाया गया कंज्यूमर, सॉरी, कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और जो कंपटीशन एक्ट है सर, इसका बेसिक सिचुएशन क्या है बेटा। जो ये है कंज्यूमर, सॉरी, कंपटीशन एक्ट, ये मार्केट में क्रिएट करता है कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन, यू कैन से। मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट करना कंपटीशन एक्ट का काम है। मुझे एक बात बताइए, अगर मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो अल्टीमेटली क्या प्राइस पे कंट्रोल रहेगा, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर मिलेगी, ऑब्वियसली बात है ना।
जब मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है तो लोग अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने के लिए वो प्राइस बेटा नॉर्मल रखेंगे, बहुत ज्यादा हाइक नहीं होगी प्राइस की। दूसरा, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे, क्वांटिटी एक्सेट्रा, इन सब चीजों को वो ध्यान रखेंगे एक बिजनेसमैन। सो ये एक तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इनडायरेक्ट वे, राइट। और कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए विल हैव अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बट गवर्नमेंट ने इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया बेटे एक न्यू एक्ट के साथ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट। और टाइम टू टाइम बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लाके इसमें चेंजेस भी करती रही है। तो एक नया एक्ट आया बेटा पूरी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके, एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट। अभी एक्ट क्यों लाना पड़ा, इसके पीछे की क्या वजह है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, एक बेसिक सा सिचुएशन बताइए, क्या आज से पहले कुछ समय से, अगर मैं बात करूं लेट अस अज्यूम 2010 या उससे पहले, क्या इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रभाव था क्या? क्या इतनी ऑनलाइन शॉपिंग हुआ करती थी क्या? नो सर। तो इसका मतलब सर अभी अभी रिसेंटली कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स का, राइट। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पूरा एक्ट रिप्लेस करना पड़ा और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करी गई बेटा एज पर द न्यू सिनेरियो। 1986 बहुत पुराना लॉ था बेटा, राइट। तो उसको चेंज करना जरूरी था क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया बिजनेस का, राइट। कंज्यूमर का सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो अब उस एक्ट के साथ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो हियर विल हैव टू डिस्कस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अगेन। पूरा एक्ट तो बेटा यहाँ पर हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ रेस्ट्रिक्टेड टॉपिक्स से डिस्कस करेंगे, जो भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में या सीबीएसई ने जो भी आपका सिलेबस रखा हुआ है उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट हाँ कुछ इसके बेसिक सिचुएशंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस जरूर करेंगे, जैसे कि कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कंज्यूमर का मतलब समझेंगे, एंड द कंप्लेन फाइलिंग का जो केस फाइल करने का एक प्रोसीजर है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड होपफुली कि आपको समझ में आया हो। आप सुनिएगा, जितने भी स्टूडेंट बेटा वीडियो देख रहे हैं, दिस इज रिकॉर्डेड वीडियो, प्लीज इसको आप कॉपी जरूर करिएगा, बिना कॉपी करे आगे मत बढ़िएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कॉपी करना जरूर है, नोटबुक लेके पेन लेके जरूर बैठिएगा, तभी आपको चीजें आके समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी है, उसके क्या महत्व है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से सुना होगा तो कुछ बातें तो आपको ऐसे ही समझ में आ गई होंगी बेसिकली। चलिए एक बार इसको नॉर्मली देख लेते हैं। कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए उसको किसी भी प्रकार के डैमेजेस से या उसके इंटरेस्ट में किसी प्रकार का हार्म पहुंचे, इस तरीके की सिचुएशन से बेटा हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं, राइट। ओके, दूसरा पॉइंट कहता है इट अडॉप्ट मेजर to protect the consumer from unethical practices by the businesses and provide swift redressal and their grievances with regard। यानी कि सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ मेजरमेंट करता है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, जैसे अगर कोई अनएथिकल मेला प्रैक्टिस हो रही है, या यू कैन से मेल प्रैक्टिस हो रही, मेल प्रैक्टिस, राइट। अनएथिकल का मतलब सर एथिकली इट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बात बताइए, आप मान लीजिए किसी मेडिसिन मेडिसिन की शॉप में जाते हैं, राइट, वहां से कोई मेडिसिन परचेस करते हैं, आप उस मेडिसिन के बारे में डेफिनेटली नॉर्मली, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, लेमैन है, आपको नहीं पता उतना उस पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में, तो उस सामने वाले सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको प्रॉपर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही गुड सेल करे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कमाने के लिए वो आपको कोई भी गुड सेल कर दे, महंगे से महंगा प्रोडक्ट जिसका आपका यूज नहीं है, कि वो सेल कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब बिजनेसेस की जितने भी गलत तरह की एक्टिविटीज होती है जिनसे कंज्यूमर के अनड्यू बेनिफिट लिया जाता है, उन एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ी। और जो भी कंप्लेंट्स वगैरह कंज्यूमर फाइल करते हैं, उन कंज्यूमर की कंप्लेंट्स के ऊपर फटाफट से एक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल किया जाए, फटाफट से उन कंप्लेंट को सुना जाए, और राइट उसके रिगार्डिंग बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेजर लिए गए? सबसे पहला पॉइंट क्या देखेगा, कहते हैं द सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड गुड, यानी कि कुछ ऐसे गुड्स जो मिलावटी होते हैं,
राइट। आपने कुछ एक साउथ की मूवी है, बड़ी ही अच्छी मूवी है, माई आई थिंक बी सकल, राइट, समथिंग कुछ लाइक ऐसी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। उस मूवी में राइट दिखाया गया है कि किस तरीके से रेस्टोरेंट में मिलावटी गुड आते हैं, जो जितना भी जैसे दाल वाल होती है उसमें वो जानवरों की चर्बी मिला देते हैं, राइट। और जो ऑयल होता है बेटा वो काफी दिनों का यूज्ड ऑयल को, जो होटल्स में, 5 स्टार होटल में जो ऑयल यूज होता है, राइट, वो वन टाइम यूज करके उसको वापस से कंटेनर में डाल के वापस भेज देते हैं। तो उन्हीं को वो छोटे छोटे ढाबा रेस्टोरेंट्स वगैरह में भेज देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या, वो एक तरीके से पब्लिक की हेल्थ के साथ नुकसान हो रहा है। हाँ जी सर। तो किसी भी प्रकार के जो एडल्ट्रेटेड गुड्स होते हैं अगर उनको सेल करते हो तो उसके अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन वगैरह फाइल कर सकते हैं। या फिर sale of counterfeit goods such as selling of product a lesser value than a real value, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मेजरमेंट्स होता है, आपने देखा होगा कभी कभी, अगर आपकी गली में कोई कबाड़ी वाले आते हैं, जैसे दिल्ली वाले लोगों के घरों के बाहर तो कबाड़ी वाले आते रहते हैं, वो जब आपसे कबाड़ वगैरह लेते हैं तो आपने देखा होगा कि उनका जो तोलने का एक होता है, उसमें वो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होता है, वो कुछ ईंट रख देते हैं उसमें, कहते हैं भैया 1 किलो का है, हाउ कैन वी नो, हमें कैसे पता कि वो 1 किलो का ही है, 2 किलो का ही है, 3 किलो का ही है, राइट। तो ऐसा पॉइंट कि आप किसी कंज्यूमर को उसको ठग रहे हो, उसको कम क्वांटिटी दे रहे हो। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट, जो एक तरीके के इस तरह के पाउचेस में होते हैं, आपको पैकेट में हवा भरी होती है, जैसे चिप्स इज द एग्जाम्पल, तो उसमें आधा ही होता है, वैल्यू तो नॉर्मली होती है, और उसके आपके 10 रुपए चार्ज करें और कुछ 5 से 6 पीसेस ऑफ आपको चिप्स मिल रहे होते हैं। सो दैट मीन सर वहां पर क्या है, कंज्यूमर को रियल वैल्यू नहीं दी जा रही है, उसकी वैल्यू क्या कर दी जा रही है, कम कर दी जा रही है, तो काउंटर फिटिंग, आपको छला जा रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं द सब स्टैंडर्ड गुड्स, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप दावा तो कर रहे हो कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ISI मार्क के गुड्स हैं आपके पास, राइट, एग्री गुड्स हैं, बहुत सारे मार्क्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं बेटा जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड को बताते हैं। उस स्टैंडर्ड के गुड्स का दावा कर रहे हो बट उससे लोअर गुड्स आपके अगर मार्केट में सेल कर रहे हो। ठीक है, सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, राइट, आप ओरिजिनल गुड्स ना बेच के क्या कर रहे हैं जी, डुप्लीकेट गुड्स को मार्केट में सेल कर रहे हैं, राइट, और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या होर्डिंग्स कर रहे हैं। होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी होता है, दैट इवेंचुअली लीड्स टू द स्कैरसिटी ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली बात है ना, अगर गुड्स को ब्लैक मार्केटिंग करोगे, ब्लैक मार्केट करोगे, होर्ड कर लोगे, उसको छुपा के रख लोगे, तो मार्केट में तो उसकी स्कैरसिटी हो जाएगी ना, और स्कैरसिटी का मतलब डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई कम हो जाएगी, अल्टीमेटली प्राइसेस क्या हो जाएंगे बेटा, हाइक, प्राइस बढ़ने लग जाएंगे। देखो वेल एज राइज इन द प्राइस ऑफ द सेम गुड्स, और प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को, एक मैन्युफैक्चरर को, एक सेलर को उसका अनड्यू बेनिफिट मिलेगा। आई गेटिंग माय पॉइंट? आई होप सो बेटा ये समझ में आ रहा हो आपको, दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट। नाउ लेट अंडरस्टैंड द सम बेसिक सिचुएशन फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, यानी कि क्यों कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों जरूरी है। सबसे पहले इग्नोरेंस, कंज्यूमर इग्नोरेंस, बेटा मार्केट में कंज्यूमर को इग्नोर किया जाता है, राइट। तो उस इग्नोरेंस की वजह से हाँ हमें एक एक्ट लाना पड़ा कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लीगल राइट्स वगैरह हों। दूसरा, कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज है, एक इंडिविजुअल पर्सन, कौन सुनेगा भाई उसकी, जैसे मान लो मैं एज ए इंडिविजुअल कोर्ट में केस फाइल भी करता हूँ तो कौन सुनेगा मेरी, नोबडी, राइट। उतना वेट नहीं होता बात का, बट वहीं पर अगर एक एसोसिएशन हो उसकी बात का वेट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए कहते हैं कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। तो इसलिए उसको जरूरत है एक प्रोटेक्शन की। ठीक है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, जैसे कि आप देखते हो एक केस भी आया था कुछ टाइम पहले मैगी का, कि उसमें लेड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर देखा गया कि कंज्यूमर के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर को एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर कोई भी सच अदर एक्ट पॉइंट्स जो भी स्पेसिफाइड किया गया हो लॉ में। ठीक है ना। तो यार सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बेटा अगर आप लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी को छल कर बेवकूफ बना के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर दोगे तो कंज्यूमर डेफिनेटली आपको क्या करेगा, एडमायर करेगा, वो आपकी गुड्स परचेज करेगा और लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव कर सकते हो। इसलिए आपको जरूरी है कि आप कंज्यूमर की प्रोटेक्शन कीजिए, यू हैव टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, राइट। दूसरा, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेस, ऑब्वियसली बात है ना, बिजनेस जो होता है वो कहाँ से होता है बेटा, सोसाइटी से, वो हर रिसोर्सेस सोसाइटी का ही यूज करता है, और जब आप सोसाइटी का हर रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सोसाइटी को एक अच्छी क्वालिटी के गुड्स, क्वांटिटी के गुड्स और एक रीजनेबल प्राइस में गुड्स उन्हें प्रोवाइड कीजिए, राइट। अगला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ सोशल दायित्व हैं,
राइट। हर चीज प्रॉफिट से ही मेजर नहीं करी जाती है, सम सोशल वैल्यूज आल्सो यू हैव टू फॉलो, राइट। तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन भी एक तरीके की सोशल वैल्यूज में ही आती है कि बिजनेस को, कि मार्केट में अपना सोशल वेलफेयर भी करना है लोगों का, तो वो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करना जरूरी है। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार के लॉज रूल्स के वजह से भी बिजनेस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड होपफुली आपको समझ में आया हो। बेटा अगेन कॉपी करना ना भूलिएगा, हैव टू कॉपी द नोट्स एंड भले आप उसको पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। देखिए सर, कंज्यूमर कौन है, हु इज द कंज्यूमर, इसको समझना बहुत जरूरी है सर। वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, राइट। वही कर सकता है जो कंज्यूमर होगा। अगर वो कंज्यूमर नहीं है तो ही इज नॉट एबल टू फाइल अ केस इनटू द कंज्यूमर फॉरम्स एंड एक्सेट्रा कमीशन जो भी है, राइट। तो सर इसका क्या सिस्टम है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या, हु इज अ कंज्यूमर, भाई साहब कंज्यूमर कौन है। अगर बेटा मैं जनरली बात करूं, देर इज नो लीगल सेंस, राइट। इन जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं, कहते हैं कंज्यूमर एक पर्सन है हु यूज या कंज्यूम या अवेल गुड्स और सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। यानी कि कोई भी व्यक्ति गुड्स को यूज कर रहा है, गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, सर्विस को अवेल कर रहा है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सर। इन जनरल सेंस हम उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। बट जनरल सेंस तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं सर यहाँ पे। वी आर हेयर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीगल सेंस, तभी तो हमें पता लगा हु इज द कंज्यूमर। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा प्लीज। कहते हैं कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009, सॉरी 2019, तो 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसने क्या डेफिनेशन दी है कंज्यूमर की, लेट इट अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दो फॉर्मेट में है, एक है मीन्स की फॉर्मेट में, यानी कि मीन्स का मतलब होता है जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मतलब होगा कंज्यूमर का, और एक होता है इंक्लूड, यानी कि कुछ और लोगों को हम कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे सर। ठीक है, तो एक कंज्यूमर और दूसरा मैं आगे चल के कौन सा आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज कंप्लेनेंट। वहां पर भी आपको समझाऊंगा कि कंज्यूमर के अलावा और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट्स वगैरह में। ठीक है जी, तो देखिए कहते हैं कंज्यूमर एक पर्सन है हु बाय एनी गुड्स, किसी भी गुड्स को आप बाय कर रहे हो या अवेल कर रहे हो सर्विसेज को फॉर अ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर, सुनिएगा, लेट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। बेटा अगर मैं लॉ के हिसाब से कंसिडरेशन की बात करूं तो हम कंसिडरेशन को कहते हैं समथिंग इज इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में देना। आप गुड्स परचेस कर रहे हो भाई साहब, तो आप रिटर्न में कुछ तो दोगे, हाँ जी। तो इसका मतलब होता है समथिंग इज रिटर्न। और जनरली बेटा यहाँ पर रिटर्न में हम क्या देते हैं, रुपीज, मनी, राइट। तो एक तरीके से हम मनी को कंसिडरेशन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। दिस इज नॉट एक्सक्लूसिवली कि यही कंसिडरेशन होगा सर, बार्टर सिस्टम भी तो पढ़ा है हमने। बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स को तो एक्सचेंज किया जाता है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मनी इज द कंसिडरेशन, राइट, बट हम ये कह सकते हैं कंसिडरेशन का एग्जाम्पल है मनी। ठीक है, बट जनरली बेटा आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन मनी के फॉर्म में ही होता है, तो हम कह सकते हैं कंसिडरेशन इज इक्वल टू मनी। ठीक है, बट एक्सक्लूसिवली मनी नहीं होता। ठीक है, तो कंसिडरेशन, अगर आप एक कोई भी व्यक्ति गुड्स बाय कर रहा है, सर्विस अवेल कर रहा है किसी भी कंसिडरेशन के लिए, अब एक कंसिडरेशन का मतलब आगे क्या है सर, क्या मैं पे कर चुका हूँ। सर मान लो मैंने पैसा पे नहीं किया, गुड्स परचेज कर लिया, मुझे कुछ नुकसान हो गया, तो क्या मैं कंज्यूमर हूँ, क्या मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ, या फिर मैंने आधा पे किया था आधा पे नहीं किया, राइट, या फिर मैंने पूरा पे कर दिया। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं कंज्यूमर के डेफिनेशन के। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, आपने पे कर चुके हो सर, आप कंज्यूमर हो। या फिर आपने पे नहीं किया, आपने क्या किया, प्रॉमिस टू पे, आप कह रहे हो सर मैं पे कर दूंगा फ्यूचर में, अगेन उस केस में भी आप क्या हो, कंज्यूमर हो। आपने प्रॉमिस किया है सर कि आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे हो, जैसे हम जनरली राशन की दुकान से राशन परचेस करते हैं, हम क्या कहते हैं अगले महीने पे करेंगे, वो एक खाता बन जाता है, राइट। तो उसमें आप प्रॉमिस करोगे हम नेक्स्ट मंथ की इस फलानी तारीख में हम पेमेंट करेंगे, तो अगेन यू आर ऑल्सो द
कंज्यूमर, ठीक है। या फिर आपने पार्टली पे कर दिया, आधा पे कर दिया सब, एंड आधा प्रॉमिस कर रहे हैं। आपने कहा 50% अभी ले लो सर और 50% फ्यूचर में ले लेना, राइट। या फिर अंडर एनी स्कीम ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बच्चे फ्यूचर पेमेंट, या कोई भी और स्कीम जो आपके और सेलर के बीच में जो भी एक स्कीम क्रिएट हुई है पेमेंट के रिगार्डिंग, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है सर, आप कंसिडरेशन पे कर चुके हैं, आप कंसिडरेशन पे करने वाले हैं, आपने कंसिडरेशन आधा पे किया है, आधा पे करने वाले हैं, या फिर कोई भी स्कीम जो आपने सेलर के साथ बना रखी है पेमेंट से रिलेटेड, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो उसको बस कंसिडरेशन होना चाहिए सर, पे करो, फ्यूचर में करो, अभी पे करो, या कोई भी स्कीम के तहत पे करो, दैट मीन सर वो कंसिडरेशन पे हो रही है, हम मान लेंगे यू आर द कंज्यूमर। तो दिस इज द मीन्स डेफिनेशन, राइट। लेट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूड। सर कहते हैं एनी सच यूजर, कोई भी यूजर सर ऑफ सच गुड्स, जो गुड्स परचेज करे कंज्यूमर के द्वारा, उसको कोई भी यूज कर रहा है, और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस, हाँ जी सर्विस खरीदी आपने है बट यूज कोई और कर रहा है, दैट इज द बेनिफिशियरी। गुड्स आपने खरीदा है, यूज कोई और कर रहा है, वो यूजर क्या कंज्यूमर होगा क्या? तो देखो मीन्स की डेफिनेशन तो नहीं कहती, बट इंक्लूड की डेफिनेशन कहती है उस यूजर को भी हम क्या मान लेंगे, कंज्यूमर मान लेंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो यूज कर रहा हो बायर के अप्रूवल से। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बर्गर परचेस करके लेके आया और मैंने अपने दोस्त को बर्गर दे दिया, मैं कहा भाई यूज कर ले, खा ले इसको तो। हाँ जी, तो मैंने उसको अप्रूवल दिया है साहब, हाँ जी, तो उस व्यक्ति को मैं क्या मानूंगा, कंज्यूमर मानूंगा, यानी कि वो यूजर है, उसको भी हम क्या मानेंगे जी, कंज्यूमर। अब ये सारी ट्रांजेक्शन, फर्क नहीं पड़ता आपने ऑफलाइन की है ऑनलाइन की है, सारी ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड से करा है आपने, या टेली शॉपिंग के थ्रू करा है, डायरेक्ट सेलिंग करी है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग करा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सारी की सारी सिचुएशन इंक्लूड हो जाएगी एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हिसाब से, वो कंज्यूमर माना जाएगा। आपने किसी भी मोड से बाइंग कर रखी, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया, छोटा सा रिवीजन देख लेना। अरे कोई भी पर्सन अगर किसी गुड्स को बाय कर रहा है या सर्विस अवेल कर रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन आपको मतलब समझ में आ गया होगा, आप पे कर चुके हैं, आप पे करने वाले हैं, या आपने आधा पे कर लिया, या आधा पे करने वाले हैं, या किसी भी अदर स्कीम के तहत आपको पेमेंट करनी है, फ्यूचर पेमेंट, राइट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। या इंक्लूड के डेफिनेशन में कोई भी यूजर जो उस गुड्स को यूज करा है, जो बायर ने परचेस करा है, कंज्यूमर ने परचेस करा है, राइट, या फिर सर्विसेज को दूसरा पर्सन उसके बेनिफिशियरी है, तो अगर बायर ने अप्रूवल दिया हुआ है उस व्यक्ति को, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को भी हम क्या मान लेंगे, कंज्यूमर के डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है साहब, ओके। और ये ट्रांजेक्शन किसी भी मोड से हो सकती है सर, इलेक्ट्रॉनिक मोड, डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है, मल्टी सेलिंग हो सकती है, मल्टी मार्केटिंग हो सकती है, वट एवर, सब चीज को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सॉरी कंज्यूमर। कहते हैं सर एनी पर्सन who obtain goods or avail services for resale या commercial purpose is not treated as consumer। सर कोई भी व्यक्ति अगर गुड्स को परचेज कर रहा है, सर्विस को अवेल कर रहा है फॉर रीसेल सर्विसेज, यानी कि उस चीज को वो क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है दोबारा से, या उसको कमर्शियल पर्पस में यूज कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। समझ आ रही है आपको बात? अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है कि कहते हैं कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड लाइवलीहुड, यानी कि सुनना बेटा, एक छोटा सा मैं आपको बाइफरकेशन समझा दूं। मतलब अगर एक पर्सन है जो गुड्स परचेस कर रहा है रीसेल के लिए, या उसका पर्पस है कमर्शियल यूज करना उसको, तो जनरली कहता है भैया ये कंज्यूमर नहीं होगा। बट इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है सर, यानी कि एक्सेप्शन का एक्सेप्शन के केस में क्या उसको हम कंज्यूमर मान लेंगे साहब? जी सर। यानी कि एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई पर्सन ये काम अपने लाइवलीहुड के लिए कर रहा है, अपने किसके लिए कर रहा है, लाइवलीहुड के लिए कर रहा है, एक सेकंड, मतलब सर्वाइवल के लिए, इसके लिए कर रहा है जी, लाइवलीहुड के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गली में कोई अंकल जी हुए, राइट, उनका काम हो गया, छोटी सी रिटेल शॉप होगी, वो गुड्स परचेज करके ले आ रहे हैं दोबारा सेल करने के लिए उसको, तो उनका मकसद बेटा क्या बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना है, या सिर्फ अपने जीविका चलाना है, लाइवलीहुड को चलाना है, तो सर उन व्यक्ति को भी हम कंज्यूमर मान लेंगे। तो सर यहाँ पर ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन हो गया सर, समझ में आ रहा है? तो जनरली बेटा जो कंज्यूमर, सो कोई भी पर्सन अगर कमर्शियल पर्पस या रीसेल पर्पस के लिए गुड्स परचेस करके लेके आ रहा है, तो उसको हम कंज्यूमर ट्रेड नहीं करते। बट अगर वो रीसेल पर्पस या कमर्शियल पर्पस, रीसेल पर्पस और कमर्शियल पर्पस, ध्यान सुनना, वो लाइवलीहुड के लिए, यानी कि आप अपने सर्वाइवल के लिए, मात्र सर्वाइवल के लिए उस चीज को कर रहे हो, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा आपका, आपका जीवन चल रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो सर आपको हम कंज्यूमर के डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे। समझे?
सो आई होप सो कि आपको कंज्यूमर का डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हुआ हो। ठीक है जी, चलिए कॉपी जरूर करिएगा प्लीज, बिना कॉपी करिए मत पड़ेगा। जरा सो इधर ध्यान से दीजिए, कुछ यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगेन काफी डिटेल में समझेंगे उसको हम। देखिए क्या कहते हैं, सम डेफिनेशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेके ना, वो डेफिनेशन क्या है उसको हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, करीब करीब 11 डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। एंड मे भी बेटा ऑफलाइन क्लासेस में कुछ डेफिनेशन शायद मैंने ना कराई हूँ, तो जितने भी बच्चे जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन किया हुआ है, तो आप भी प्रॉपर ध्यान से सुनिएगा, और जितनी भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखाऊंगा कॉपी जरूर कर लेना। ठीक है, हो सकता है कि ऑफलाइन क्लास में एक आध डेफिनेशन मैंने नहीं कराई। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है साहब कंप्लेन की। कंप्लेन क्या होता है सर? हाँ जी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंप्लेन का मतलब बता रखा आपको। देखो क्या है, एक एलिगेशन इन राइटिंग, इसमें होना चाहिए राइटिंग में, कोई एलिगेशन आपने किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया हुआ है, इसमें राइटिंग में, मेड बाय अ कंप्लेनेंट। सर कंप्लेनेंट का मतलब कहाँ पढ़ेंगे हम यहाँ पे? ठीक है, यानी कि कंप्लेनेंट ने किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या लगाया हुआ है, एक एलिगेशन लगा हुआ है राइटिंग में, फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ, रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सर, मान लो मैं एक टी शर्ट परचेस करके ले गया, वो टी शर्ट हल्की सी बेटा उसने गारंटी दी थी कि भाई इसको कितना मर्जी वॉश कर लो कलर नहीं निकलेगा, और ये श्रिंक नहीं होगी, सिकुड़ नहीं जाएगी, राइट? तो मैं कहा ठीक है भाई साहब, मैंने टी शर्ट परचेस करी, एक टाइम पहनी, और सेकंड टाइम जैसे ही मैं उसको वॉश करा, वो श्रिंक भी हो गया, उसका कलर भी निकल गया। तो इसका मतलब मेरे साथ धोखा हो गया सर। हाँ, मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन देके गुड्स दिया गया था। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, भाई तूने मेरे को ऐसा ऐसा बोल के गुड्स दिया था, बट ये ऐसा तो निकला ही नहीं। और ये राइटिंग में लिख के मैं कंप्लेन करूंगा उसके खिलाफ, और उस कंप्लेन में लिखूंगा कि मुझे रिलीफ क्या चाहिए। अगर रिलीफ नहीं लिखोगे भाई साहब, वो कंप्लेन नहीं होगी सर। मैं ये रिलीफ लिखूंगा, या तो मेरे पैसे वापस करो, या मुझे न्यू टी शर्ट प्रोवाइड करो, और जो मेरे को मेंटल हरासमेंट हुआ है आपकी इस पर्टिकुलर सीट पे, उसके लिए कॉम्पनसेशन दो, वट एवर। तो आप रिलीफ लिखोगे, बिना रिलीफ के भाई साहब कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं होगी। याद रखना इस बात को। जब भी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई कंप्लेन करते हैं, तो वहां पर इट्स वेरी नेसेसरी कि आप कंप्लेन के साथ साथ कोर्ट को बताओ कि मुझे क्या रिलीफ चाहिए। अगर आप रिलीफ नहीं बताओगे, देयर इज अ प्रॉब्लम। कोर्ट बोलेगा ठीक है, जैसे मान लो आपने जनरली एलिगेशन लगाया, एलिगेशन प्रूव हो गया, मान लो जैसा आप एलिगेशन प्रूव हो गया, जैसा आप कहते हैं ठीक है आप जाओ, आप बोलोगे सर रिलीफ तो दो। तो जैसा आप बोलेंगे कि भैया लिखा कहाँ है आपने रिलीफ? आपने तो सिर्फ कंप्लेन में ये लिखा हुआ है कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ ये पर्टिकुलर गलत एक्टिविटी करी है, और प्रूफ हो गया, ठीक है हो गया प्रूफ, गलत है। ना व्हाट, यू हैव टू मेंशन सम रिलीफ, तभी आपको रिलीफ मिलेगा भाई। कंप्लेन में लिखना पड़ता है, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रिगार्डिंग कंप्लेन करोगे आप? सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा मैं। जो ट्रेड प्रैक्टिस करना मना है, वो आप अगर कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। या गुड्स में कोई डिफेक्ट हो, या सर्विस में कोई डेफिशिएंसी हो, या फिर ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइस, प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज करो, या ऑफर करो गुड्स एंड सर्विसेज जो इंजरी कर सकती है किसी सामने वाले के लाइफ और सेफ्टी को। तो इन केसेस में आप कंप्लेन केस कर सकते हैं फाइल। और कंप्लेन का मतलब होता है एलिगेशन जो राइटिंग में लिखा हो गया कंप्लेन के द्वारा, और ऑब्टेनिंग फॉर रिलीफ। समझे? तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंप्लेन। और क्यों करा जाता है सब नीचे लिखा हुआ है, ये सारी चीजें भी पढ़नी है हमें। रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस पढ़ना है, डिफेक्ट ऑन गुड्स पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ सर्विस पढ़ना है, राइट? या ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइसेस एंड ऑफर कर रहे हो आप इंजीरियस टू लाइफ ऐसे गुड्स को, राइट? और जो सेफ्टी के लिए डेंजर है यहाँ पे, तो उस स्थिति में आपके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है, कंप्लेन हो सकती है। तो उस कंप्लेन का बेसिक मीनिंग सर ये है। तो प्रश्न आता है सर, हु इज द कंप्लेनेंट? कौन कंप्लेन कर सकता है सर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने किस किस को अधिकार दे रखा है कंप्लेन करने का? तो सबसे पहले देखिए, कहते हैं कंप्लेन मींस वन और मोर कंज्यूमर हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है सर, ये हमने पहले ही पढ़ा था। या कोई भी वॉलंटरली एसोसिएशन बना रखा है कंज्यूमर्स ने, वो हो सकता है। यानी कि एक कंज्यूमर है, इंडिविजुअल पर्सन है, वो केस फाइल कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल कर सकता है सर। दो चार मिलके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, लिखा हुआ है एक्ट में, टू और मोर कंज्यूमर। हाँ, या फिर कुछ वॉलंटरी एसोसिएशन बनी हुई है, एनजीओ वगैरह बनी होती है याद है, तो उन एसोसिएशन के जरिए भी कंप्लेन की जा सकती है, वो भी कंप्लेन के डेफिनेशन में आएगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट केस फाइल कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट केस फाइल कर सकती है, ये भी कर सकते हैं सब। या कोई सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है, या फिर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गुड्स को यूज करके कंज्यूमर की डेथ हो गई, तो उस केस में कंप्लेन कौन फाइल करेगा भाई साहब? उसके लीगल हायर करेंगे। या फिर कोई माइनर है, माइनर भी तो केस फाइल नहीं कर सकता ना, तो माइनर के केस में पेरेंट्स कर सकते हैं, उसको कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस फाइल कर सकता है वो।
ठीक है। सो दीज आर द पर्सन अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज कॉपी जरूर करिएगा, बिना कॉपी करे आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बेसिक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। एक लिखा हुआ है सुपीरियस स्पूरियस गुड्स। अब ये क्या होता है सर? सर आपने एक शॉप में गए, शॉप वाला आपसे कह रहा है भाई साहब ये गुड्स ले लो आप, बिल्कुल जेन्युइन है। कहते हैं ना, बहुत सारे शॉप में अगर जाओ, स्पेशली कपड़ों के शॉप में, कहते हैं भैया इस पूरे एरिया में जितने अच्छी क्वालिटी के गुड्स हम देते हैं कोई देता नहीं है, हर कोई दावा करता है। यानी कि वो दावा कर रहा है किसका? जेन्युइन का, यानी कि गुड जेन्युइन होगा। बट मान लो अगर उसने जेन्युइन बोला है बट वो फॉल्स निकल गया, तो उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्पूरियस गुड्स। ठीक है, कहते हैं गुड्स दैट आर फॉल्सली क्लेम टू बी जेन्युइन। यानी कि अगर कोई पर्सन उस गुड्स को क्लेम कर रहा है कि यार ये बहुत अच्छा गुड्स है सर, जेन्युइन गुड्स है, क्वालिटी का गुड्स है, बट वो एक्चुअली में वैसा नहीं होता, तो उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्पूरियस गुड्स। आई थिंक समझ आ गया, बहुत सिंपल है। अब आता है कॉन्सेप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यूटीपी। यानी कि अनफेयर का मतलब क्या होता है सर? गलत। बिल्कुल सर, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस करना गलत है सर, महागलत है सर, महागलत। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है अ ट्रेड प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग सेल। यानी कि आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, जिससे आप अपनी सेल को प्रमोट कर रहे हैं, या यूज और सप्लाई एनी गुड्स और सर्विसेज फॉल्सली रिप्रेजेंट, उसको क्या करें हम? गलत तरीके से रिप्रेजेंट करें टू, उसकी क्वालिटी को, उसके स्टैंडर्ड को, उसकी क्वांटिटी को, उसके कंपोजिशन को, उसके स्टाइल को, उसके मॉडल को। यानी कि सिंपल सी बात है सर, आप एक ऐसा गुड्स मार्केट में सेल कर रहे हैं, या उसकी सेल को प्रमोट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, राइट, या उसकी गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, और गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसकी उसकी क्वालिटी को लेके, क्या आप बोल रहे हो 100% शुद्धता की गारंटी? हाँ, ISIS, जैसे फॉर एग्जांपल ISI एक मार्क होता है बेटा, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड मार्क होता है, राइट। आपने वो मार्क लिया नहीं है, बट आप रिप्रेजेंट करो कि हमने तो लिया है। या आपका रेस्टोरेंट है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वहां पर आप लिख लो हमने फसाई का लाइसेंस लिया हुआ है। फसाई बेटा एक अथॉरिटी है जो लाइसेंस इशू करती है फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह को। ठीक है, क्वालिटी फूड सर्व करने के लिए स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं भैया जो कि गलत है। हाँ, एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कुछ भी दिखाते हैं, प्रोडक्ट कुछ और ही है, और वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कुछ और ही दिखाया जा रहा है, मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को कि भैया एक एड आता है स्ट्रिंग का, वो एनर्जी ड्रिंक का माइट बी, राइट, वो बंदा भाई साहब वो स्ट्रिंग की ड्रिंक पीते ही, हाँ, वो कार की बैटरी को चार्ज कर लेता अपने यहाँ पे लगा के, राइट। इज इट पॉसिबल? इट्स लॉजिकल है या कुछ ये? तो आप क्यों क्लेम करोगे इतनी एनर्जी आ जाएगी सर? फैक्चुअली नहीं है सर। हाँ, मानता हूँ थोड़ा बहुत एनर्जी आ सकती है, बट दैट लेवल ऑफ एनर्जी, हाँ, वो पर्सन एक गर्ल को उठा के 3 फ्लोर में चला जाता है, इतनी एनर्जी आ जाए उसको स्ट्रिंग पी के, राइट। सो दिस इज अ एड एडवर्टीजमेंट जो एक फॉल्स क्लेम कर रहे हैं सर, गलत क्लेम कर रहे हैं, राइट। इस तरह के प्रैक्टिसेस को हम बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपके गुड्स की वो क्वालिटी नहीं है सर, वो स्टैंडर्ड नहीं है सर, वो क्वांटिटी नहीं है सर, वो कंपोजिशन नहीं है सर, वो स्टाइल नहीं है सर, वो मॉडल नहीं है सर, बट फिर भी आप क्लेम कर रहे हो। सो दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस नोन एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस मतलब RTP। यूटीपी पढ़ लिया, नाउ लेट अंडरस्टैंड द RTP। RTP क्या है सर? देख लेते हैं। कहते हैं सर एक ट्रेड प्रैक्टिस, ये भी ट्रेड प्रैक्टिस है, विच मैनिपुलेट प्राइस, जो प्राइस को क्या करती है? मैनिपुलेट करती है, या फिर इफेक्ट द फ्लो ऑफ सप्लाई, जो फ्लो ऑफ सप्लाई को क्या करती है? इफेक्ट करती है इन द मार्केट रिलेटिंग टू द गुड्स और सर्विसेज इन सच अ मैनर दैट एन अनजस्टिफाइड कॉस्ट इज इम्पोज ऑन द कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अभी गुड्स को अगर मार्केट में बेचता हूँ ना, तो सस्ते में निकल जाएगा, एक काम करता हूँ उसको होल्ड कर लेता हूँ, छुपा लेता हूँ, छुपा लेता हूँ, और कुछ दिनों के बाद इसको हम क्या करेंगे? मार्केट में रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि तब प्राइस बढ़ चुका होगा, तब बेचेंगे आराम से। तो सर वहां पर आप प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो, हाँ। क्या मार्केट में सप्लाई को फ्लो, उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो? हाँ जी। देखो जो नेचुरल कर रहा है वो एक अलग चीज है, बट सर आप जानबूझ के कर रहे हो, तो वहां पे अल्टीमेटली सिचुएशन क्या है? आप अनजस्टिफाई कॉस्ट बर्डन किस पे शिफ्ट कर रहे हो? कंज्यूमर पे। जो 10 रुपए की चीज थी वो आप 80 रुपए में सेल कर रहे हो, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। तो इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस अगर आप करते हो, दैट इज RTP, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। मना किया हुआ है लोगों ने, आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल सर। समझ में आया? क्लियर हुआ? पक्का? ओके। अब आता है सर डिफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्ट? डिफेक्ट क्या होता है सर? कहते हैं सर एनी फॉल्ट, imperfection, shortcoming, inadequacy in quality, nature, manner of performance in relation to goods of the product। यानी कि आप कोई भी गुड्स दे रहे हैं, हाँ जी, उस प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट है, कुछ इम्परफेक्शन है, परफेक्ट नहीं है सर, उसमें कुछ कमी रह गई है, आपने फिर भी सेल कर दिया उसको, ठीक है, या कुछ शॉर्ट कमिंग, उसमें कुछ कमी रह गई है,
या इनएडुकेट है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसकी क्वालिटी, उसके नेचर और उसके मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में, तो सर उस तरह के अगर चीजें पाई जाती हैं किसी भी गुड्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफेक्टिव गुड्स। क्या बोलेंगे जी? डिफेक्टिव गुड्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, किसी भी गुड्स में कोई फॉल्ट है, कुछ उसकी क्वालिटी में कुछ फॉल्ट है, उसके नेचर में कुछ फॉल्ट है, उसके मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में कुछ फॉल्ट है, या इम्परफेक्शन है, या शॉर्ट कमिंग से कुछ कमी है सर, या इन एडुकेसी है, राइट। तो उस स्थिति में सर वो जो गुड्स है, वो जो आप सेल कर रहे हो मार्केट में गुड्स, उस गुड्स को हम क्या बोल देंगे सर? उस गुड्स में डिफेक्ट है सर। तो डिफेक्ट है तो उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है सर। ये सारी चीज जो भी आप पढ़ रहे हो उनके अगेंस्ट केस फाइल हो सकते हैं। अब आता है डेफिशिएंसी। बेटा जो हम डिफेक्ट पढ़ते हैं ना, इट्स रिलेशन टू गुड्स। ये जो डिफेक्ट होता है ना, ये होता है इन रिलेशन टू गुड्स। ठीक है, किसके रिलेशन में होता है? गुड्स के रिलेशन में। और जो डेफिशिएंसी होती है ना, ये होती है इन रिलेशन टू सर्विसेज। अगर डेफिशिएंसी है तो मतलब सर्विस में प्रॉब्लम है, अगर डिफेक्ट है तो गुड्स में प्रॉब्लम है। ठीक है ना? अगेन सेम डेफिनेशन देखो सर, कोई भी फॉल्ट, कोई भी इम्परफेक्शन, कोई भी शॉर्ट कमिंग, कोई भी इनएडुकेसी, किसमें? क्वालिटी में, नेचर में, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में, किसके? इन रिलेशन टू, इन रिलेशन, ये दो बार हो गया, सॉरी, इसको मिटा दीजिएगा, एक ही बार लिखना इसको, ठीक है? ओके। इन रिलेशन टू एनी सर्विस, इन रिलेशन टू एनी सर्विस, और इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है सर, ये तो सेम डेफिनेशन है जो आपने कोर्स में पढ़ी थी सर। कोई भी सर्विस की क्वालिटी में अगर फॉल्ट है, या इनपरफेक्शन है, प्रॉपर तरीके से सर्विस नहीं दी गई है, या उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग है, या उसमें कुछ इन एडुकेसी है, कमी है सर किसी चीज की, तो सर उसको हम क्या मान लेंगे? डेफिशिएंसी। इट इंक्लूड एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, आप सर्विस देते हो, क्या कर रहे हो? नेग्लेक्ट कर रहे हो। ओमिशन, जानबूझ के गलती कर रहे हो। कमीशन, और विद होल्डिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच कॉज लॉस और इंजरी टू द कंज्यूमर, यानी कि कुछ जानकारी आप दे ही नहीं रहे हो सामने वाले को। जैसे डॉक्टर के पास गए, आप उस डॉक्टर के पास गए, आप उसने दवाइयां दी, उस दवाई को लेके कुछ प्रिकॉशंस लेने थे, बस प्रिकॉशन डॉक्टर साहब ने नहीं बताया, तो उस स्थिति में क्या उन्होंने नेग्लिजेंट किया? उन्होंने कमीशन करा, उन्होंने कमीशन करा, उन्होंने विदहोल्ड कर लिया कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो बताना चाहिए था। हाँ जी सर, दिस इज ऑल्सो द डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। ठीक है जी, क्योंकि आपको नहीं पता उसके बारे में, देन डेफिनेटली अ पर्सन जो जानता है, जो गुड्स बेच रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। वो neglect करता है, तो उस स्थिति में भी उस सर्विस में हम डेफिशिएंसी को काउंट करेंगे। समझ आया? ओके। अब आता है इंजरी सर। इंजरी क्या होती है? कहते हैं एनी हार्म इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, उसकी बॉडी, उसके माइंड और उसके प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को इलीगल तरीके से उसके बॉडी पे, उसके माइंड पे, उसके प्रॉपर्टी पे अगर आप किसी भी तरह का इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसको हम इंजरी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गुड्स परचेज किया, हाँ जी, वो गुड बहुत महंगा था, मैंने परचेस किया, बट वो अकॉर्डिंग टू माई क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू माई नीड, वो मेरे को फुलफिल नहीं हुआ। अब उस गुड्स के परचेस करने से क्या हुआ? मेरे को प्रॉब्लम हो गई, कुछ मेंटल इश्यूज हो गए, बहुत महंगा था, तो दुकान वाला वापस नहीं ले रहा था, तो मुझे कुछ मेंटल इश्यूज हो गए, तो इनको मेरे माइंड पे इफेक्ट कर रहा है। हाँ जी सर। तो या फिर आपने कोई ऐसा कुछ दे दिया जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया और मेरे प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई है, राइट, या मेरे को बॉडीली कुछ हार्म हुआ है, राइट, इफेक्टिव हुआ है, मैंने कुछ जैसा कुछ फेस क्रीम लगाया, उस फेस क्रीम लगाने से बेटा कुछ दाने वाने निकला है, या कुछ रेशेस हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, यानी कि वो मेरे बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, मेरे माइंड पे इफेक्ट कर रहा है, मेरी प्रॉपर्टी पे, तो उस चीज को हम इंजरी कंसिडर करेंगे जो कि इलीगल है। ठीक है, और इस इंजरी के अगेंस्ट बेटा आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। हाउ मेनी डेफिनेशन वी हैव डन? 10 definition, sorry 8 definition we have done. Now let's understand the concept of product. सर इतनी देर से पढ़ रहे हैं गुड्स 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 गुड्स, क्या है गुड्स? प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कहते हैं कोई भी आर्टिकल, कोई भी गुड्स, या कोई भी सब्सटेंस, या कोई भी रॉ मटेरियल, या फिर एनी एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ सच प्रोडक्ट, आइदर इन गैस, लिक्विड, सॉलिड, यानी कि उस गुड्स को आप किस में प्रोवाइड करो? गैस में, जैसे वो सिलेंडर आते हैं ना आग बुझाने वाले, हाँ जी, वो गुड्स तो हो गया। लिक्विड, पानी की बोतल परचेस करते हो, बहुत सारे लिक्विड परचेस करते हो। कोई भी सॉलिड स्टेट में प्रोडक्ट कर रहे हो जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, कैपेबल टू डिलीवर टू आइदर असेंबल्ड, राइट, अ कंपोनेंट प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और ट्रेड, यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, बता दो सुन। कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी आर्टिकल जो मार्केट में डिलीवरी के स्टेट के लिए अवेलेबल है, यानी कि आप बेचने के लिए तैयार हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। इस पूरे डेफिनेशन का सार यही है। ठीक है, अब ये कहता है इट डज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं करता क्या? ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट्स, या हमारे ऑर्गन्स, इन सब चीजों को हम गुड्स की डेफिनेशन में नहीं लेके आएंगे सर। दे आर नॉट गुड्स, डज नॉट इंक्लूड, क्या कह रहे हैं? डज नॉट इंक्लूड, ये गुड्स नहीं है तो उसको बेच नहीं सकते हो आप, ठीक है, इलीगल है। चलिए, ये हो गया बेसिक सिचुएशन हमारा, डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट सेलर कौन होता है साहब? और जो प्रोडक्ट सेल करता है? नहीं बेटा, और भी बहुत सारे लोग हम प्रोडक्ट सेलर या सेलर मानेंगे। याद है ना स्टार्टिंग में बोला था, कौन गुड्स बेचता है? सेलर। जब कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ तो सेलर का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे। कहता है सर कोई भी व्यक्ति सर,
इन कॉज ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस में बिजनेस कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लीज कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, लेवल्स प्रोवाइड कर रहा है गुड्स को, मार्केट कर रहा है गुड्स को, रिपेयर कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, या अदर जिसमें इन्वॉल्व है इन अ प्लेसिंग ऑफ प्रोडक्ट इन कमर्शियल यूज टू यूज या सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लीज कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, लेवल कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है उसकी, रिपेयर कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे प्रोडक्ट रिप्लेस हो रहा है, प्लेस हो रहा है, कमर्शियल प्लेस से कंज्यूमर तक जा रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट सेलर या सेलर वट एवर। समझे? ओके, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सेलर। नाउ लेट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होती है सर। कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या सेलर of any product or services to compensate any harm caused। अगर मान लो आपके प्रोडक्ट से किसी कंज्यूमर को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं सर। आपको क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि आप उसको क्या करोगे, टू कंज्यूमर डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड एंड डेफिशिएंसी सर्विस में अगर आपने कुछ भी नुकसान है, मैं डिफेक्टिव गुड्स आपने बेच दिया, आपने डेफिशिएंसी सर्विस थी वो आपने सोल्ड आउट कर दी, आप प्रोवाइड कर दी किसी को, तो उसकी वजह से कंज्यूमर को कुछ हार्म हो गया, तो उस हार्म के लिए लायबल कौन होगा सर, एक मैन्युफैक्चरर होगा, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी। ठीक है, नहीं आपके प्रोडक्ट के लिए आप ही लायबल होंगे, कोई दूसरा पर्सन लायबल नहीं होगा। समझे? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन। 11 डेफिनेशन बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस करी। देखिए अगर किसी भी डेफिनेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम हो, प्लीज फॉरवर्ड बैक बैक करके आप वीडियो को राइट देख लीजिएगा और दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेना ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ लेट अंडरस्टैंड द कंज्यूमर राइट्स। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल बहुत है सर, सुन लीजिएगा, 6 के 6 राइट याद कर लीजिएगा बस। कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड सर्टेन राइट्स टू द कंज्यूमर एज स्टेटेड बिलो। पहला, राइट टू सेफ्टी। सर मैं कोई ऐसा कुछ परचेस कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ की सेफ्टी के लिए बड़ा डेंजर हो सकता है, अगर उसमें जरा सी प्रॉब्लम हुई तो मेरा अधिकार है सेफ्टी का। किसका? सेफ्टी का। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक ब्रेक वायर परचेस करी, ठीक है, अब वो ब्रेक वायर अगर टूट जाता है तो क्या मेरी लाइफ को खतरा है? हाँ, तो उस खतरे से मुझे बचाएगा, ये राइट है मेरे पास, तो राइट टू सेफ्टी। दूसरा, राइट टू इन्फॉर्म, यानी कि कंज्यूमर को हर तरह की जानकारी प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। दूसरा, राइट टू अश्योर्ड या चूज, आपके पास चुनने का पूरा अधिकार है। गुड्स को खरीदने से पहले आप अपने आप को अश्योर्ड कर सकते हैं कि गुड्स मेरे लिए सही है, यानी 10 बार चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये आपका अधिकार है। यू हैव टू चूज फर्स्ट देन परचेज द गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू हर्ट, सुनने का अधिकार। अगर मान लीजिए कुछ गुड्स में प्रॉब्लम है तो आपका मैन्युफैक्चरर आपकी वो बात सुनेगा, राइट, उसको एडमायर करेगा और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर आपने कंप्लेन फाइल की हुई है तो उसमें आपको, आपके पास राइट है कि उसका रिड्रेसल आपको मिले, उस कंप्लेन के ऊपर सुनवाई आपकी हो। बेटा ऊपर में क्या था, आपको सुनने का अधिकार, मतलब आप कंप्लेन कर सकते थे। राइट, सीक रिड्रेसल का मतलब आपके पास राइट है कि आप क्या मांग सकते हो, रिलीफ मांग सकते हो पर्टिकुलर कंप्लेन के ऊपर। और लास्ट है कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करने का भी राइट है। यानी कि वो आपने एडवर्टीजमेंट देखा हो ना, जागो ग्राहक जागो, दैट मीन्स अ सिचुएशन कि जहां पर हम कंज्यूमर को क्या कर रहे होते हैं, अवेयर कर रहे होते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, तो 6 राइट्स है बेटा, बेसिक राइट्स है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। राइट, और एक टॉपिक है जो आपका होमवर्क रहेगा जी, सारा चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर बिफोर बाइंग द गुड्स, यानी कि गुड्स को बाय करने से पहले कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा हम लॉ लॉ के ऊपर नहीं थोप सकते सर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की भी होंगी, तो वो आपको सेल्फ रीड करना है बुक से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और वो कौन कौन से कोर्ट है जहां पर केस फाइल हो सकता है और उनके थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह ने भी वीडियो कंज्यूमर प्रोडक्शन ऐसे नहीं पढ़ रखा है तो उनको भी शेयर कर दीजिए, होप सो उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। अगर एक और चीज बेटा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, राइट, इस चैनल को नलायक को सब्सक्राइब नहीं करते तुम तो सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।